हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर लेके मैं आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी वीडियो जो है समझ में आए। और बढ़िए क्वेश्चन को लेके आ गया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके चैनल पे पहले अपलोड किया था हमने, उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट आंसर्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये कंज्यूमर बिहेवियर का आपका पेपर है जो आपका पहला पेपर परसों है। परसों से पहले मैं आपके लिए क्विक रिवीजन लेके आ रहा हूँ। ये आपका आपके चैनल पे क्विक रिवीजन लेके आ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ है। अब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, आंसर भी है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जरूर लगा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके लिए यूनिट भी अपलोड करनी होती थी, उसके बाद नोट्स भी बनाना होता था, तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है। यूनिट 3 की वीडियो नहीं आ रही है, इसका भी मैं मेन रीजन आपको बता देता हूँ कि यूनिट 3 की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। देखिए, यूनिट 3 में कुछ ज्यादा नहीं है। यूनिट 3 में आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। उसके अलावा आपका एक क्या कहते हैं, आप कैसे परचेज डिसीजन लेते हैं, ये सारे प्रोसेस हैं जो कि आपके इन्हीं यूनिट में ऑलरेडी कवर की जा चुकी हैं। तो एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको नीड नहीं है, इसलिए यूनिट 3 नहीं आ रही है। तो बाकी जो एक दो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो सारे इन्हीं वीडियोस में जो है कवर कर दिए गए हैं। और मैं आपको इस वाली वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है वो तो कवर हुए ही हैं। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके सारे कवर हुए हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे कवर नहीं हुए हैं। उसका एक मेन रीजन ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जैसे अब मान लीजिए व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। एक मिनट। यहाँ पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो उसमें ऐसे पूछा गया कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, आल्सो एक्सप्लेन इट्स रोल, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक। तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो डेफिनेशन है वो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर आपको पहले ही बताया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इसमें है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। पहले हम इसमें देखेंगे, ये यूनिट 1 में हमारा ये क्वेश्चन है। यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपने पढ़ा भी होगा वहां से। देखिए लिखा हुआ कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज आइडिया, गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर हमें स्टडी करवाता है कि एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने डिसीजन को, कैसे अपने कैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करती है, बाय करती है, उसे यूज करती है और फिर उसे डिस्पोज करती है, अपने गुड्स और सर्विसेज को, और जो उसके नीड को जो है और वांट को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब हो गया, जब एक एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट लेता है, वो प्रोडक्ट उसे सेटिस्फाई करती है, वो प्रोडक्ट उसके नीड और वांट को सेटिस्फाई करती है। तो उसमें कंज्यूमर बिहेवियर में ये बताया जाता है कि कैसे उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, बाय करता है, खरीदता है, उसके बाद यूज करता है, फिर उसके बाद डिस्पोज कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है कंज्यूमर बिहेवियर में बताया गया है। बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है एक प्रोडक्ट को खरीदने से लेकर के उसको डिस्पोज करने तक, उसको बाय करने से लेकर के उसको आइडिया जब आता है उस प्रोडक्ट का, और उसको जब वो कंज्यूम कर जाता है तब तक का, और उसके बाद का एक क्या बिहेवियर होता है कंज्यूमर का, यही है कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन 100% आएगा कंज्यूमर बिहेवियर का, ये आप ये डेफिनेशन लिख के जरूर आइएगा, काफी इजी है। कंज्यूमर बिहेवियर इज a study of how individual, group or an organization select, buy, use and dispose idea, goods and services to satisfy their need and want। उसके बाद अगर हम देखेंगे आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हेल्प टू स्टडी अबाउट action which performed by punch and after purchase of a product। बिफोर परचेज, यहाँ पे ये परचेज है, यहाँ पे देखिएगा। इसमें स्टडी किस चीज के बारे में करवाता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, वो सारे एक्शन जो परचेज से पहले एक कंज्यूमर लेता है या फिर एक कस्टमर लेता है और परचेज के बाद लेता है, वो सारे एक्शन की स्टडी हमें कंज्यूमर बिहेवियर में करवाई जाती है। तो सिंपली ये कंज्यूमर बिहेवियर का आपका मतलब हो गया। अब आप इन दो लाइन से कई सारे इसके स्कोप, कई सारे ऑब्जेक्टिव बना के खुद ही लिख सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन आगे बना के एक दो पेज आप जरूर लिख सकते हैं। इतने से ही आपको बहुत कुछ जो है पता चल गया होगा। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डिसीजन मेकिंग इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग का क्या रोल होता है, मतलब क्या होता है डिसीजन मेकिंग कंज्यूमर बिहेवियर में। देखिए, जब भी हम कंज्यूमर बिहेवियर में, जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं कभी कभी।
देखिए अगर कोई हमें प्रोडक्ट खरीदना है नॉर्मली, तो कई सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि कोई भी अगर उसे कोलगेट का पेस्ट मतलब उसे पेस्ट लेना है, तो वो जाके कोई भी पेस्ट खरीद लेता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, वो कई सारी चीजों को सर्च करने के बाद वो कोलगेट या क्या कहते हैं क्लोजअप, ये सारे तरीकों के जो है पेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग करने के लिए कई सारे जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, और कभी कभी खुद ही आप डिसीजन लेते हैं, कभी कभी फैमिली फ्रेंड, तो ये सारे लोग होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में क्या लिखा हुआ हम ये देखेंगे। Decision making in consumer behavior refers to the process how individual, group or organization select products, choose alternative, take final decision and satisfy their need. डिसीजन मेकिंग का मतलब यही हो गया कि एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंडिविजुअल कैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, कैसे उसके बाद अल्टरनेटिव को चूज करता है। अब प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा तो हो सकता है कई सारे प्रोडक्ट हो। अब उसे चिप्स लेना है तो उसके बाद चिप्स जब वो ले लिया, प्रोडक्ट को यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद चूज अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव चूज करेगा कि उसे कौन सा चिप्स लेना है। उसके बाद टेक फाइनल डिसीजन, वो एक फाइनल डिसीजन लेता है, और फिर जो है सेटिस्फाई देयर नीड, और अपनी नीड को जो है सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा हो जाता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स का मतलब मैं आपको बता दूं फैक्टर होता है। डिटर्मिनेंट्स का अगर आप मतलब जानिए यहाँ पे, तो फैक्टर होता है। डिटर्मिनेंट्स से आप ये मत घबराइएगा कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब जो है फैक्टर होता है। अब देखिए इसमें हो जाता है इकोनॉमिक फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं कि उसका बिहेवियर चेंज होता है या फिर वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जो है तैयार होता है। देखिए पर्सनल इनकम, कई बार इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है पर्सनल इनकम। कई बार एक कंज्यूमर अपनी इनकम को देख के जो है प्रोडक्ट खरीदता है। कई बार फैमिली की इनकम को देख के उसके पास इनकम नहीं आ रही होती तो प्रोडक्ट खरीदता है। कई बार लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को देख के उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीदता है। दूसरा हो जाता है पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर में एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वो अपने हिसाब से देख के उस प्रोडक्ट को जो है खरीदता है, पर्सनल फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए किसी की एज जो है वो क्या कहते हैं अभी जैसे मान लीजिए 18 से कम है, और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 18 से कम में यूज करना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। अब यहाँ पे आप एज का एग्जांपल थोड़ा सा इजी नहीं हो रहा है, जेंडर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जेंडर में देख लीजिए आप, जेंडर हमारा पर्सनल फैक्टर आ जाता है। अब जेंडर वो अपने मेल होगा तो मेल के हिसाब से लेगा, फीमेल होगा तो फीमेल के हिसाब से लेगा। उसके बाद थर्ड आपका हो जाता है कल्चर। कल्चर में आपका हो जाता है कि एक जो कंज्यूमर होता है, कई बार वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से जो वो विश्वास करता होगा, अपने मोरल वैल्यू, अपने इथिक्स के हिसाब से जो है कई बार वो प्रोडक्ट को खरीदता है। फिर आपका हो जाता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आपका आ जाता है कलेक्शन ऑफ पीपल विथ सिमिलर इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। देखिए सोशल इंटरेस्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, एक तरीके से इसी को हम रेफरेंस ग्रुप भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि सिमिलर इंटरेस्ट और ओपिनियन के साथ आते हैं, और उसको जो है वो राय देते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तब वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो कुछ ऐसे चार फैक्टर होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, तब वो प्रोडक्ट जो है चूज करता है, खरीदता है। अब क्वेश्चन फोर जो हो जाता है, व्हाट स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए पहला स्कोप आपका हो जाता है डिमांड फोरकास्टिंग। अब कंज्यूमर बिहेवियर है, अगर आप किसी कंज्यूमर का बिहेवियर जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ऑर्गेनाइजेशन ही जानना चाहेगी या फिर कोई कंपनी जानना चाहेगी। क्यों जानना चाहेगी? क्योंकि अपने वो डिमांड को फोरकास्ट कर सके। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कंज्यूमर का बिहेवियर जानती है, तो आगे चल के आगे कितनी डिमांड होने वाली है इस चीज का भी उसको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट में एक मार्केटिंग अपने करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बना सकती है कि किस तरीके से कंज्यूमर के दिमाग में ये चीजें घुस रही, कैसे हम एडवर्टीजमेंट करें, कैसे क्या करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है सेलेक्ट टारगेट मार्केट। कौन से मार्केट को ज्यादा टारगेट करना है या फिर कौन से एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करना है, ये चीजें इनमें आ जाएगी। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, कौन सी प्राइस पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है जो सेटिस्फाई हो रहा है, कौन से प्राइस, ऐसा कौन सा प्राइस रखा जाए इस प्रोडक्ट का। मिनिमाइज रिस्क, कंज्यूमर का बिहेवियर अगर आप जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर अपनी कंपनी से रिलेटेड आप रिस्क को जो है मिनिमाइज कर लेते हैं। क्योंकि अब आप सब कुछ जान चुके हैं, आप डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, टारगेट मार्केट कर रहे हैं, प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आप सब कुछ जान के ही कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क जो है कम हो जाता है।
अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो को शॉर्ट में कंप्लीट करना है। आप आप लोग के पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं है, परसों तक का ही टाइम है। तो परसों तक का क्या, कल दिन भर का टाइम है, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर 2 बार कम से कम पढ़िएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आइडेंटिफाई नीड एंड वांट। देखिए, क्या करता है कंज्यूमर बिहेवियर से, हम उसके नीड और वांट को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं। मैनेज एंड कंट्रोल, जब हमें उसकी नीड एंड वांट पता चल जाती है तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि हम अपनी चीजों को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे ऊपर भी आपने पढ़ा, यहाँ पे स्कोप में और यहाँ पे भी आएगा कि हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है बना सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, अपने क्वालिटी में ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ये हमारे फायदे ही हो गए। इंक्रीज सेल्स एंड प्रमोशन, अपनी प्रमोशन और सेल्स को जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस ग्रोथ, अपने बिजनेस की ग्रोथ को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब इसका नेचर क्या हो जाता है कंज्यूमर बिहेवियर का? सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। आपने सुना होगा नीड आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या कहते हैं, जो है इंफॉर्मेशन सर्च, इवेलुएट, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज डिसीजन, तो ये सारी सिस्टमेटिक में आ जाता है। अब पर्सनल फैक्टर, आपने पर्सनल फैक्टर यहाँ पे पढ़ा ही होगा। पर्सनल फैक्टर, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, यहाँ पे जो है इसमें आ जाता है नेचर में, इसका एक पर्सनल फैक्टर भी होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। उसके बाद इसका एक नेचर ही हो जाता है पर्सनल फैक्टर। उसके बाद कल्चरल फैक्टर, ट्रेडिशन से रिलेटेड। सोशल फैक्टर आपका हो जाता है। सोशल फैक्टर देखिए यहाँ पे था, कलेक्शन ऑफ पीपल, यहाँ पे वही ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप की बात हो गई, कई सारे पीपल एक यहाँ पे जो है कलेक्ट होते हैं, सेम ओपिनियन सेम राय देते हैं, तो वो प्रोडक्ट। इकोनॉमिकल फैक्टर, मनी से रिलेटेड जो है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, आपका परसेप्शन, आपका मोटिवेशन जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है। कोई आपका परसेप्शन ही ऐसा बन चुका है या फिर आप मोटिवेट हो रहे हैं किसी से, तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, और उसके बाद ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर। ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर आपने यूनिट 3 यूनिट 4 में शायद पढ़ा है। तो ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर भी जो है होता है कि एडवर्टीजमेंट को देख के या फिर उसके प्रोडक्ट की रेटिंग को देख के जो है कंज्यूमर का बिहेवियर जो है अफेक्ट होता है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो हो जाता है, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, और अगर कहीं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स नहीं मिलता है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे डीएम करके जो है नोट्स मांग सकते हैं। सारी यूनिट्स को नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो उसका नोट्स का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी टेलीग्राम पे मत जाइए, टेलीग्राम चैनल अभी थोड़ा सा दिखता था, वहां पे नोट्स जो है ओपन नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में डिफरेंस क्या। डिफरेंस नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग जो है समझते हैं। अब देखिए, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर द स्टडी हाउ व्हेन व्हाई हाउ मच हाउ ऑफन पीपल परचेज गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हमें स्टडी करवाता है कि कब, क्या, कैसे, कितना जो है एक इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकता है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हमें यही स्टडी करवाएगा कि हमें जो है एक कंज्यूमर अपने मतलब कब, कैसे, क्या, कौन से तरह का गुड्स जो है परचेज करेगा। इट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसमें इंक्लूड होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर दोज दैट प्रिसीड द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू नो द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, अरे फाइनल एक्सपीरियंस यूजिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम अपने गुड्स को यूज करते हैं, और जब उसको कंज्यूम करने के बाद हमें एक फाइनल एक्सपीरियंस होता है, और फाइनल एक्सपीरियंस भी जो है हमें पता चलता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जरूर आप याद रखें, 100% आपके पेपर में ये आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो ये दोनों आपको आ सकता है। पहला क्या होता है कि हमें नीड आइडेंटिफिकेशन, कंज्यूमर का एक बाइंग बिहेवियर कैसे होता है। देखिए, पहले वो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट की उसको नीड होती है, वो पता चलती है कि मुझे इस प्रोडक्ट की इस समय नीड है। उसके बाद नीड होने की वजह उसे पता चल जाती है, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन सर्च करता है। अब एक ही तरह के सिमिलर 6-7 प्रोडक्ट हो जाते हैं। जब 6-7 प्रोडक्ट उसे मिल जाते हैं इन्फॉर्मेशन के बाद, तो उसमें से एक इवेलुएट अल्टरनेटिव, एक एक अल्टरनेटिव उसमें से एक निकाल लेता है, एक सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद उसका मन बना लेता है परचेज करने का, परचेज डिसीजन ले लेता है। और जब परचेज डिसीजन ले लेता है तो उसे यूज करता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर जो होता है, देखता है कि मतलब क्या इस प्रोडक्ट से हमें फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये प्रोडक्ट जैसा मैंने सोचा था वैसा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट मेरी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। वहीं इसमें बस फर्क इतना होता है कि देखिए, ये कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर था, एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को बता रहा था, एक इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को बता रहा था। यहाँ पे जो है कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करने के लिए लेता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर उसको फर्दर जो है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए लेता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर रिफर्स टू द प्रोसेसेस एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस हाउ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मेक परचेजिंग डिसीजन गोल्स एंड goods and services in industrial and business to business
मार्केट प्लेस। बिजनेस मार्केट प्लेस में कैसे वो डिसीजन लेती हैं, कैसे वो अपने गुड्स और सर्विसेज को जो है प्रोड्यूस करती हैं। इट इन्वॉल्व द एक्शन, मोटिवेशन एंड कंसिडरेशन दैट डिजर्व ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर प्रोडक्ट सर्विस टू मीट देयर ऑपरेशनल नीड एंड अचीव देयर बिजनेस गोल। ऑपरेशनल नीड्स, ऑपरेशनल नीड और अचीव देयर बिजनेस गोल, मतलब अपनी बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या करती है कि हमें इंडस्ट्री के बाइंग बिहेवियर से स्टडी करवाती है किस चीज के बारे में, कि कैसे वो बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस अपनी चीजों को जो है ट्रांसफर करते हैं, कैसे उनसे रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर फिनिश गुड्स जो है उसको बनाते हैं। तो इसका एक प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे ये उनको जरूरत पड़ती है, फिर कैसे वो लेते हैं। पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। उन्हें किसी भी जैसे मान लीजिए उन्हें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसकी पहले उनको जरूरत जो है महसूस होगी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। उसके बाद उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर सप्लायर आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके लिए हमारे लिए कौन कौन सा जो है सप्लायर जो है इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद सप्लायर जब 6-7 उनके पास हो जाएंगे, तो उसमें से एक सप्लायर को इवेलुएट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेगोशिएटिंग एंड परचेज। फिर नेगोशिएट करेंगे जो भी रॉ मटेरियल वो खरीद रहे हैं और परचेज कर लेंगे, उसमें से कुछ प्राइस कम करवा के उसको परचेज कर लेंगे। फिर पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद जब परचेज कर लेंगे तो उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ इसमें से अब कौन कौन सा यूज करना है। फिर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर के साथ अपना जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना के रखेंगे, ताकि आगे चल के जब भी हमें जरूरत पड़े एक बढ़िया रिलेशन रहे सप्लायर के साथ, ताकि मुझे कोई और सप्लायर जल्दी जल्दी से खोजना ना पड़े और ये सप्लायर हमें धोखा ना दे। इससे एक बिलीव हमारा जो है बना रहे, एक अच्छा रिलेशन बना रहे सप्लायर से। तो ये हो जाते हैं इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट दो तरीके का होता है। एक, जब कोई भी एक एक कभी भी कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है, वो सीधे जाके जो है प्रोडक्ट जो है परचेज कर लेता है। एक मिनट। हाँ, वो सीधे जाके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब कंज्यूमर बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और हाई इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसका प्रोडक्ट में। तो ये अभी हम जानेंगे कि ऐसा कब होता है। उससे पहले हम इन्वॉल्वमेंट का मतलब समझ लेते हैं, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट अ बाइंग इन्वेस्ट इन द सर्च, इवेल्युएशन एंड बाइंग डिसीजन मेकिंग। देखिए, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट ये आपका जो है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, अमाउंट ऑफ टाइम होता है, अमाउंट ऑफ एफर्ट होता है, जो आप क्या करते हैं एक प्रोडक्ट को बाय करने से पहले अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आप सर्च कर सकें, ताकि आप इवेल्युएट कर सकें और आप एक बाइंग डिसीजन ले सकें इजिली, कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है कि नहीं। मतलब एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसमें बहुत ही ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व हो जाना, कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है कि नहीं, ये क्या मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं। कई बार ये प्रोडक्ट क्यों होता है ऐसा, इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई रहती है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में घुसते जाएंगे, घुस घुस के देखेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, कि मुझे और भी थोड़ी चीजें देखनी है, और भी थोड़ी चीजें देखनी है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है कई बार होती है। अब इसमें लिखा है कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट डिफाइन द प्रोडक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। मतलब ये प्रोडक्ट के इम्पोर्टेंस को जो है बताती है। उसके बाद कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट level of personal relevant and important that consumer attach to a product service purchasing decision. It reflect to the which consumer are actively engaged in decision making process and their level of interest, no their of level of interest, knowledge and इमोशन, इन्वेस्टमेंट इन द परचेज। देखिए, परचेज के टाइम पे उसका जो है लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका इमोशन क्या है, वो सारी चीजें जो है वो यूज करता है, उसको जो है इन्वेस्ट करता है और एक डिसीजन लेता है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब देखिए, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट डिपेंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स, लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स। यही मैं बात कर रहा था कि कभी कभी जो है कंज्यूमर जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कभी कभी वो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, सिंपली ले लेता है। तो ऐसा कब होता है? देखिए, जब वो लग्जरी आइटम कोई गोल्ड कोई डायमंड ऐसे कुछ खरीदता है, तो वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्योंकि वो प्राइस उसका ज्यादा है, उसके प्रति वो ज्यादा कॉन्शियस होता है और उस प्रोडक्ट को जो है समझ के काफी इन्वॉल्व हो जाता है, काफी इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, काफी इन्वेस्टिगेशन करता है, काफी इंटरेस्ट लेता है, काफी नॉलेज उसके बारे में लेके आता है, तब जाके उस प्रोडक्ट को खरीदता है। और नॉर्मल गुड्स को थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत जानकारी की, जैसे आप मान लीजिए दूध का पैकेट लेने जाते हैं, तो उसमें आप कितना इन्वॉल्व होते हैं बस, कि मुझे कौन सा चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अमूल सेलेक्ट कर लिया, अब अमूल के पीछे आप देखेंगे यूज्ड बाय डेट की, मतलब आप कब तक इसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये आपका नॉर्मल गुड हो जाता है। और लग्जरी गुड जैसे कि आपका सोना चांदी डायमंड गोल्ड, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है?
देखिए, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन refers to the overall evaluation judgment made by consumer regarding their experience with product, service और brand। देखिए, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? ओवरऑल इवेल्युएशन और जजमेंट होता है जो कि कंज्यूमर खुद बनाता है। कंज्यूमर खुद सबके सामने दिखाता है कि क्या उसका एक्सपीरियंस रहा उस प्रोडक्ट को लेके, क्या उस प्रोडक्ट की सर्विस रही, क्या उस प्रोडक्ट की सर्विस और ब्रांड को लेके क्या उसका एक्सपीरियंस और क्या सेटिस्फेक्शन रहा, वो एक कंज्यूमर खुद जो है दिखाता है। उसके बाद इसमें आगे लिखा है, consumer satisfaction is very important because it directly influence consumer attitude, repeat purchase, brand loyalty। देखिए, obvious सी बात है, अगर कोई कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन अच्छा हो रहा है तो वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए वो इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के एटीट्यूड पे कि कंज्यूमर बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं। रिपीट परचेज मतलब खरीद रहा है कि खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। और ब्रांड लॉयल्टी, उस ब्रांड से वो जो है अवेयर हो रहा है कि नहीं। अगर उस प्रोडक्ट से उसको सेटिस्फेक्शन है तब तो उसको वो ब्रांड भी अच्छी लगेगी, वो बार बार खरीदेगा और एटीट्यूड भी जो है पॉजिटिव रहेगा। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एक कंपनी के लिए। अब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑन द अदर हैंड डिससेटिस्फेक्शन लीड निगेटिव एटीट्यूड। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या करता है? पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है और वहीं पे जो है निगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है डिससेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि ये ओवरऑल आपका क्या होता है? इवेल्युएशन और जजमेंट होता है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं तो आपकी जो पुरानी नीड और वांट होती है, जैसे मान लीजिए आपकी अभी कोई नीड और वांट है, आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा है और आपको पता है कि मैं इस लेवल पे जो है सेटिस्फाई हो सकता हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाए और क्या कहते हैं, मैं इस लेवल पे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और वो प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया लेकिन आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे जो है इवेलुएट करते हैं। फिर आपको पता चलता है, आप जज करते हैं कि आप सेटिस्फाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग आपने ऊपर देख लिया, वहां पे उस क्वेश्चन में नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, इवेल्युएट अल्टरनेटिव, ये सारी चीजें जो है हो गई हैं। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आपका हो गया टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अगर हम देखें तो देखिए, दो तरह के होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, एक कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हो जाता है आपका। कंज्यूमर आर बाइंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जो है कंज्यूमर क्या करते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को बाय करना जो है पसंद करते हैं। हाईली इन्वॉल्व परचेज डिसीजन में हाईली इन्वॉल्व होते हैं। डिसोनेंस रिड्यूसिंग में भी हाईली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होते हैं कि बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो। वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को लेके हाईली इन्वॉल्व होते हैं, बट मतलब इतना नहीं कि जैसे गोल्ड को लेके होते हैं, डायमंड को लेके होते हैं। उसके बाद आपका टेंथ क्वेश्चन हो जाता है। आपका ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको पूरा नहीं करवाया है। ये आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, टाइप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये हर बार नहीं आएगा, एक बार गलती से आगे आ गया। उसके बाद आपका टेंथ क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? आपको सिंपल भाषा में मैंने ऊपर भी समझा दिया था, यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि आप अपने मार्केटिंग मार्केटिंग चैनल्स जो है उनको मैनेज कर रहे हो। आप कंज्यूमर बिहेवियर के हेल्प से मैनेज कर रहे हो। यानी कि अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आप अपनी मार्केटिंग को अच्छा करना चाहते हो। तो इससे क्या होता है, जब भी आप कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी कर रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कर रहे हो, तो उससे मार्केटिंग अच्छी कैसे होगी? आप डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है, आप मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे कैसे हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, कैसे कैसे किस लेवल पे जो है ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो रही है। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आती है। तो इसमें लिखा है, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट कंज्यूमर बिहेवियर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मैनेज और इंक्रीज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केटिंग। मैनेज और इंक्रीज करने के लिए ऑल एक्टिविटी जो है रिलेटेड टू मार्केटिंग। उसके बाद लिखा हुआ है, इट इज important to every organization to know the behavior of consumer. It help to take decision in marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को जाने अच्छे से। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट स्कोप होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, आपने इसके पहले पढ़ा होगा। डिमांड फोरकास्टिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है स्कोप थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कोप है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इट सपोर्ट प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट को पोजिशनिंग को सपोर्ट करता है ये। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड इनहेंस लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप।
लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है कैसे? जैसे मान लीजिए आप कस्टमर के बिहेवियर को जान गए हैं। अब आप उन्हीं के हिसाब से उनका प्रोडक्ट बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है कस्टमर से बन सकता है। फिर आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कुछ हो जाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी क्योंकि पहले आप देखिए डिफाइन ब्रीफली कंज्यूमर बिहेवियर एंड एक्सप्लेन रोल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर जो है, ठीक है। हाँ ये आपका अ, एक मिनट सॉरी, ये आपका जो है कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रोल नेचर और कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले सबसे हम रोल से अगर शुरू करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का, तो पहला रोल हो जाता है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड एंड वांट। क्या करता है ये? कंज्यूमर नीड और वांट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। अगर हम कंज्यूमर के नीड और वांट को समझ गए हैं तो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं और नए नए प्रोडक्ट जो है इनोवेट भी कर सकते हैं। तीसरा मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर का एक और रोल हो जाता है, अगर हम उसके नेचर को उसके बिहेवियर को समझ जाते हैं तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी जो है बना सकते हैं। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्राइस होगा, किस प्राइस पे जो है कंज्यूमर जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा और प्रोडक्ट को जो है खरीद लेगा। उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मतलब ये देखेंगे कि हमारा अगर कंज्यूमर बिहेवियर को हम सर्च करते हैं तो ये देखेंगे कि हमारा कंज्यूमर किस लेवल पे सेटिस्फाई हो रहा है और क्या वो लॉयल प्रोडक्ट खरीद रहा है, कैसे प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहा है, या फिर क्या उसकी नीड है। तो ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपका हो जाता है नीड एंड मोटिवेशन। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो है पहला हो जाता है नीड और मोटिवेशन। उसको उसकी नीड क्या है और वो मोटिवेट कहाँ से हो रहा है, कैसे मोटिवेट हो रहा है। फिर उसका हो जाता है कि कंज्यूमर बिहेवियर का जब हम नेचर जानेंगे तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि देखिए उसकी जरूरत क्या हो रही है, उस कंज्यूमर की जरूरत क्या है और उसका मोटिवेशन का सोर्स क्या है, कौन उसे मोटिवेट कर रहा है। उसके बाद हो जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका वही हो जाता है नीड आइडेंटिफिकेशन, ये भी आपका एक नेचर होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपका परसेप्शन और क्या कहते हैं, परसेप्शन आ गया, मोटिवेशन आ गया, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ गई। सिचुएशनल फैक्टर में देखिए कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर होता है, कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब उनको प्रोडक्ट नहीं लेने का मन होता फिर भी लेते हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से उनको लेना पड़ता है। फिर उसके बाद लास्ट रहता है इसमें नेचर होता है कंज्यूमर बिहेवियर का इंफॉर्मेशन सर्च। वो इंफॉर्मेशन सर्च करते रहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे कोई भी प्रोडक्ट उन्हें खरीदना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में अगर देखें तो पहला हो जाता है डिमांड फोरकास्टिंग। हम अपने डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि आगे चल के अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर जान गए हैं तो आगे चल के क्या डिमांड जो है फोरकास्टिंग करते हैं कि आगे चल के क्या डिमांड हो सकती है मार्केट में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग भी आपने पढ़ लिया कि हम अपने डिसीजन को लेते हैं। इन डिसीजन मेकिंग जहां भी लिखिएगा कोशिश करिएगा नीड आइडेंटिफिकेशन वाला पूरा प्रोसेस लिख दीजिए, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और कोशिश करिएगा जब आप ऐसे ऐसे आता है ना कैरेक्टरिस्टिक रोल, तो पहले आप इन पॉइंट्स को लिखिए, एक पेज तो इसमें ही भर जाएगा। और कोशिश करिएगा इनको जो है फिगर के डायग्राम में बनाइए तो इम्प्रेशन आपका बढ़ेगा एग्जाम में। रिस्क मिनिमाइज रिस्क, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक और फायदे होते हैं कि हम अपने रिस्क को जो है मिनिमाइज करते हैं। इफेक्टिवनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और भी इफेक्टिवनेस आती है कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने के बाद। गोल्स अचीव, हम उससे गोल अचीव कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस और कस्टमर, अपने टारगेट ऑडियंस और कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मिनिमाइज रिस्क तो वहाँ पे पहले ही हो गया है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में, व्हाट इज मोटिवेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स मोटिवेशन थियरी। मोटिवेशन क्या होती है और मोटिवेशन थियरी क्या होती है, यूनिट वन में लास्ट में आप जाके देख लीजिएगा मोटिवेशन क्या होती है और मोटिवेशन थियरी क्या होती है। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ मोटिवेशन का क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन समझाना इतना जो है आसान नहीं है। अब देखिए मोटिवेशन क्या होती है, नीड ऑफ हायरार्की, तो इसका पहला मेन थियरी हो जाता है। मोटिवेशन क्या होती है, देखिए मोटिवेशन आपने अपनी लैंग्वेज में भी आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा कि आप किसी पर्सन या किसी चीज या फिर किसी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से जो है मोटिवेट हो जाते हैं। अब इसी तरीके का कुछ होता है। मोटिवेशन आपको क्या करता है, एक अंदर से एक ऐसी जो है, मतलब अंदर से आपको एक ऐसा मोटिवेट करता है, या फिर कहे तो अंदर से आपको उस प्रोडक्ट को या फिर उस चीज को करने से जो है अंदर से प्रेरित करता है कि आप उस चीज को जाके आप करिए। तो हम इसका अगर मीनिंग देख लेते हैं तो द टर्म मोटिवेशन इज मेड वर्ड फ्रॉम मोटिव। मोटिव से यहाँ पे लाया गया है, एक लैटिन वर्ड है शायद, विच मीन्स नीड वांट डिजायर डिराइव पर्पस एक्सेट्रा। मोटिव का मतलब क्या हो गया कि नीड क्या है,
उसकी वांट क्या है, उसका डिजायर क्या है, उसका ड्राइव डिराइव क्या है, और उसका पर्पस क्या है। ये सारी चीजें जो है मोटिव का मतलब हो गया। अब मोटिवेशन में आगे देखेंगे। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलाइंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल। मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन क्या करता है, पीपल को ये प्रेरित करता है कि वो जाके एक्शन ले, ताकि जो उसका डिजायर्ड गोल है वो एकम्प्लिश हो सके। उसके बाद अगर हम इसमें आगे चलेंगे तो देखिए, इट इज ड्राइविंग फोर्स विथ इंडिविजुअल दैट लीड टू देम टू एक्शन। ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल जो है आगे बढ़ता है, अपने एक्शन को लेता है और अपनी गोल को जो है अचीव करता है। अब यहाँ पे देखिए, वो आपको जो है पहले ही बता दिया गया है वहां पे। एक मिनट। ये सारे जो आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं, ये आगे के क्वेश्चन है। यहाँ पे पेज थोड़ा सा गलत लग गया है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका हो ही गया है, डिफाइन ब्रीफली। और डिफाइन ब्रीफली इंडस्ट्रियल बैंक बिहेवियर और कंज्यूमर बैंक बिहेवियर। वहाँ पे वो शॉर्ट में क्वेश्चन था, यहाँ पे लॉन्ग में हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्रीफली लिखा हुआ है। तो वही सेम चीज हो गई, बस थोड़ा सा जो है चेंज होगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, अरे सिक्स्थ क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन जो है। तो पहले हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे। डिफाइन कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स रोल। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट हमने पढ़ लिया, अब इसके रोल को देख लेते हैं कि क्या क्या रोल हो सकता है। परचेजिंग डिसीजन, अगर कंज्यूमर एक इन्वॉल्व है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो वो क्या कर सकता है, परचेजिंग डिसीजन ले सकता है। ब्रांड लॉयल्टी, उस ब्रांड के प्रति वो लॉयल हो सकता है। अगर कंज्यूमर इन्वॉल्व है तो उस ब्रांड को सर्च करके ब्रांड के प्रति जो है लॉयल हो सकता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकता है अगर वो उस मतलब कंज्यूमर एक इन्वॉल्व है तो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकता है। फिर उसके बाद हो जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट में जो डिफरेंशिएशन जो है इजीली वो देख सकता है कि इस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, अगर वो इन्वॉल्व है तो। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो डिफाइन व्हाट आर द रोल प्ले बाय फैमिली इन डिसीजन मेकिंग। ये यहाँ तक डिफाइन द व्हाट आर द रोल, ये यहाँ तक हो गया। ये लगभग सेमी क्वेश्चन है, तो परेशान मत होइएगा, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। डिफाइन द रोल ऑफ फैमिली इन डिसीजन मेकिंग, तो चलिए देख लेते हैं। फैमिली मेंबर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्पेशली फॉर सिग्निफिकेंस पर्पस और चॉइस दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। द रोल डिफर्ड बेस्ड ऑन कल्चर नॉर्म्स फैमिली डायनेमिक एंड नेचर ऑफ द डिसीजन। देखिए, एक फैमिली का डिसीजन लेने में बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। कई बार वो क्या करती है कि वो अपने जो है ट्रेडिशनल, अपने कल्चर, अपने सोशल नॉर्म्स पे, अपने कल्चरल नॉर्म्स पे या फिर फैमिली डायनेमिक्स के हिसाब से जो है डिसीजन लेती है, डिसीजन लेने में हेल्प कराती है। अब अब फैमिली मेंबर कई बार इन्वॉल्व कब होती है, जब कोई भी बच्चा कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हो, जैसे खिलौना ले रहा हो, तो वहां पे जो है फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होती है। या फिर फैमिली मेंबर आपके यहाँ पे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे के लिए इन्वॉल्व होती है, बड़ों के लिए भी इन्वॉल्व होती है। जब कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं, तो फैमिली इन्वॉल्व वहां पे होती है। अब देखिए, फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व होती है। एक उसमें होता है इनिशिएटर, दूसरा हो जाता है उसमें इन्फ्लुएंसर, तीसरा हो जाता है गेटकीपर, चौथा हो जाता है डिसाइडर, फिर बायर और फिर यूजर। ये इतने जो है इसके हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। पहला हो जाता है इनिशिएटर। इट रिफर्स टू पर्सन हु फर्स्ट थिंक और आइडिया। इनिशिएटर वो होता है जो प्रोजेक्ट के बारे में पहले सोचता है, पहले आइडिया लाता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो हो सकता है या फिर वो किसी और को सजेशन भी दे सकता है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इनिशिएटर आर द प्लेयर हु रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नीड टू सेटिस्फाई और अ प्रॉब्लम टू बी सोल्व। देखिए, इनिशिएटर वो प्लेयर होता है जो दूसरों को रिकॉग्नाइज करवाता है कि क्या उसकी नीड है। उसके बाद हो जाता है हमारा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर आर दोज हु व्यू इन्फ्लुएंस द परचेज। वो क्या करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको मनाता है, उसको उसके बारे में जो है आगे बढ़ाता है। दीज आर पीपल हु कैन इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। कुछ ऐसे रीजन उनको देता है कि आपको इसकी वजह से जो है आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। अब इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, या फिर आपका कल्चर भी हो सकता है। कल्चर जो होता है कि आपके कल्चर में प्रोडक्ट हो आपको इन्फ्लुएंस करोगा। दे आर दोज हु हैव
हु हैव अ पॉजिटिव रोल इन रिलेशन टू द डिसीजन। उसके बाद हमारा हो जाता है थर्ड गेटकीपर। अब gatekeeper are those who person control information and access to the member of DMU। जो डिसीजन लेने वाला होता है उसको इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के जो है गेटकीपर हमारा देता है। गेटकीपर आर आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। ये हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं गेटकीपर को। ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद होता है इन अदर वर्ड वी कैन से दैट गेटकीपर आर इंडिविजुअल हु प्रेस द स्टॉप गो बटन इन द परचेजिंग प्रोसेस। परचेजिंग प्रोसेस में क्या करता है, स्टॉप और गो बटन को प्रेस करता है। ये कैसा इंडिविजुअल होता है हम ये भी कह सकते हैं। क्यों? गेटकीपर जब भी इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के देता है, अगर वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा तो वहां से जो है वो परचेज डिसीजन के लिए आगे मूव हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और भी इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। लेकिन अगर वो निगेटिव रिजल्ट निकाल के देता तो वहीं पे वो रुक जाएगा। तो स्टॉप और गो बटन होता है गेटकीपर के हाथ में एक तरीके से। फिर डिसाइडर हो जाता है। डिसाइडर रिफर्स टू द पर्सन हु डिसाइड व्हाट टू बाय। फिर डिसाइडर हो जाता है कि डिसाइडर आपको डिसाइड करता है कि हमें क्या बाय करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। उसके बाद फिर हम बायर, बायर जो होता है उसे बाय कर लेता है, खरीद लेता है उस प्रोडक्ट को। और यूजर क्या करता है, उसको यूज कर लेता है। बायर और यूजर अलग अलग भी हो सकते हैं, ये बात जान लीजिए आप। उसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। यहाँ पे देखिए लॉन्ग और शॉर्ट जो थे दोनों खत्म हो गए। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? तो रेफरेंस ग्रुप मैं पहले ही आपको बता दूं, ये कई तरीके के ग्रुप हो सकते हैं, जैसे फैमिली ग्रुप, क्लोज फ्रेंड ग्रुप, सोशल ग्रुप। तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा रहते हैं और क्या करते हैं कि दूसरे के डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो प्रोडक्ट को जो है परचेज करें। It reference group people compare their behavior, attitude and belief to those the reference group। देखिए यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप में जो भी बिहेवियर, एटीट्यूड और बिलीफ होती है उससे कंपेयर करवाते हैं। तो ये रेफरेंस ग्रुप का आपका सिंपली मतलब हो जाता है कि ये मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें कई सारे ग्रुप होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी सोशल ग्रुप हो सकते हैं, कभी फैमिली ग्रुप, कभी क्लोज फ्रेंड ग्रुप, ऐसे ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, हमें परचेज डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, परचेज को, प्रोडक्ट को परचेज करने में जो है हेल्प करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर इन कंज्यूमर बिहेवियर। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर को आप ये सारी डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। कल्चर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। ये क्या करता है, देखिए इसमें आपकी बिलीफ्स, आपके वैल्यू, आपके एथिक्स, आपके कस्टम, आपके बिहेवियर और आपके कुछ ट्रेडिशन जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का कल्चर होता है कि वो जो है साड़ी ही पहनेगा, तो ये उसके कल्चर हो गए। अब वो साड़ी पहनेगा तो उसका बिहेवियर क्या हो गया कि वो साड़ी ही खरीदेगा, कुछ कुछ और नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पहनना साड़ी ही है। उसके बाद हो जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आपके यूनिट वन में है ये शायद। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उसके बाद हम इन्वायरमेंट देखते हैं। और यहाँ पे प्रोसेस में क्या होता है, हम अपने परसेप्शन को देखते हैं, इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करते हैं, फिर परचेज करते हैं, फिर पोस्ट परचेज करते हैं। और आउटपुट हमें क्या मिलता है, कंज्यूमर। उसके बाद सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है हमें आउटपुट में मिल जाता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, उसकी पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है। तो ये जो है वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर का भी टॉपिक आज खत्म होता है। बाकी आप कंज्यूमर बिहेवियर का वेट मत करिएगा, आप कोई वीडियो नहीं आएगी। यूनिट थ्री काफी छोटा है, डिसीजन मेकिंग यूनिट पे है, जो कि इस वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो हाँ, मैं मतलब पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको इस वीडियो में समझा सकूं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हुई होगी समझने में, मैं मानता हूँ। लेकिन आप इसको पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। और हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी अगर आपको नोट्स या फिर कुछ भी ऐसे चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू।